हेलो बच्चों। जैसा कि आपको देखकर पता लग रहा है कि आरबीआई ने 1 नवंबर 2025 से एक बड़ा परिवर्तन किया है कि अब कोई भी खाता धारक, बैंक का खाता धारक, वो एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी कर सकता है। मतलब आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर मान लीजिए पहले क्या होता था कि कोई भी बैंक में अगर एक खाता धारक है और नॉमिनी इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए जो जमा धारक है, डिपॉजिटर है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस केस में उसके नॉमिनी को वो पैसा दे दिया जाता है, वो क्लेम कर सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर जो नॉमिनी है उसे भी कुछ हो जाए तो फिर वो पैसा। इसीलिए आरबीआई ने रूल में चेंज किया है कि अब एक नहीं बल्कि आप अपने खाते में कितने 4 नॉमिनी रख सकते हैं। 4 नॉमिनी रख सकते हैं। डन। और इन 4 नॉमिनी को अगर आप जो 4 नॉमिनी रखे हैं इसको दो तरीके से आप इनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्रायोरिटी बेसिस में रख सकते हैं। ठीक है, आप उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कैसे मैं भी बता रहा हूँ। या उनको आप क्या कर सकते हैं, जो भी परसेंटेज है परसेंटेज वाइज आप उनको भाग दे सकते हैं। परसेंटेज वाइज आप उनको भाग दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक डिपॉजिटर है, जमा धारक है, बैंक में जो जमा धारक है डिपॉजिटर। अब इसने मान लीजिए 4 नॉमिनी रख दिया। ठीक है, ए, बी, सी और डी, 4 नॉमिनी रखा। ठीक है, तो अच्छा ये याद रखिएगा, लॉकर में भी, बैंक के लॉकर में भी ये रूल अप्लाई होगा। तो 4 नॉमिनी में अब क्या होगा, उसने ए को नंबर 1 में रखा, बी को नंबर 2 में रखा, सी को नंबर 3 में रखा और डी को नंबर 4 में रखा। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि अगर ए नॉमिनी को कुछ होता है तो फिर वो पैसा बी नॉमिनी को दिया जाएगा, बी नॉमिनी को भी कुछ होता है तो वो फिर सी को, और फिर नहीं तो डी को दिया जाएगा। अब ये मत कह देना कि सर चारों को कुछ हो जाए तो चारों को कुछ हो जाए तो वो इन्वेस्टर वेलफेयर में जाएगा। इसका भी उत्तर है, वो इन्वेस्टर वेलफेयर और एजुकेशन फंड में जाएगा। ठीक है ना, इन्वेस्टर माने डिपॉजिटर, इसको बोलते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन फंड जो है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन फंड, वहां वो पैसा चला जाएगा। एकदम सही। अब तो 4 नॉमिनी के बाद वाला सवाल नहीं है। वेरी गुड। फिर इसको बोलते हैं प्रायोरिटी वे, प्रायोरिटी वाइज आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज में क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 4 नॉमिनी को रखे हैं। मान लीजिए आप 4 नॉमिनी में ए को आप देना चाहते हैं 20%। ठीक है, इन केस अगर कुछ होता है डिपॉजिटर को, जमा धारक को, तो वो चाहता है कि उसके ए नॉमिनी को 20% ही मिले, बी नॉमिनी को 40% मिले, सी नॉमिनी को मान लीजिए 30% मिले। ठीक है, और डी को 10% मिले। टोटल देख लीजिए, 60, 30, 90 और 10, 100। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसने 1000 रुपया उसका जमा है, 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया में उसका 20% किसको मिलेगा, ए को, 40% मिलेगा बी को, 30% मिलेगा सी को और डी को मिलेगा 10%। इस हिसाब से भी उसको परसेंटेज वाइज कहा जाता है, परसेंटेज वाइज कर सकते हैं। और अब 1 नवंबर 2025 से कोई भी खाता धारक जो बैंक में अपना जमा रखा हुआ है, लॉकर रखा हुआ है, वो अपडेट कर सकता है। एक की जगह वो 4 नॉमिनी कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या यूपीएससी ये पूछेगा? हो सकता है एक स्टेटमेंट के रूप में प्रीलिम्स में ये आ सकता है, चेंज हुआ है तो आ सकता है प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट, और कुछ नहीं। तो इसके पीछे यूपीएससी की किस तरह के माने जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अब उसको थोड़ा समझो प्लीज, ये न्यूज के बाद, इस न्यूज से रिलेटेड ध्यान रखना। बैंक में जो भी जमा होता है, बैंक में जो भी जमा होता है, ठीक है, आप जमा करते हैं, जमा धारक जो जमा करता है बैंक में, ठीक है, बैंक उस पर क्या देता है, आपको ब्याज देता है। क्या देता है? ब्याज देता है। ठीक है, डन। इसीलिए याद रखना, जमा बैंक की क्या होती है, बैंक के लिए हमेशा
देयता या लायबिलिटी होता है। बैंक के बैलेंस शीट में हमेशा याद रखना बैंक का जमा बैंक की देयता होती है, नंबर 1। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और उधार, चूंकि उधार पर जब बैंक जो उधार देता है तो बैंक को ब्याज की प्राप्ति होती है, तो बैंक के लिए उधार बैंक का एसेट है, परिसंपत्ति है, क्योंकि यहां ब्याज की प्राप्ति हो रही है। डन। अभी हम जमा पर फोकस है। अब सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या कि बैंक में जो भी जमाधारक डिपॉजिटर अपना जमा करता है पैसा, बैंक क्या करता है, उन जमा धारक को बीमा देता है, उनके जमा पर बीमा भी प्रदान करता है। और ये बीमा जो है, ये बीमा अधिकतम अब 5 लाख रुपए का दिया जाता है। पहले ये 1 लाख रुपया था, अब ये अधिकतम 5 लाख रुपए का दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए से कम जमा किया हुआ है तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 लाख से ज़्यादा का जमा किया हुआ है और बैंक में किसी प्रकार का कोई वित्तीय संकट आ जाता है या बैंक बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक से आप अधिकतम 5 लाख रुपए का निकासी कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये पैसा बैंक नहीं देता है, बल्कि ये पैसा कौन देता है, ये बीमा कौन दे रहा है, ये DICGC द्वारा दिया जाता है। यानी डिपॉजिट, इसको बोलते हैं, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा कि जो DICGC है, ये पूर्णतः 100% इसका जो स्वामित्व है वो किसके पास है, RBI। 100% जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, वो RBI के पास है, ठीक है। अच्छा, इस पर बीमा दिया जा रहा है, बीमा कौन दे रहा है, DICGC, ठीक है। अब DICGC को प्रीमियम का भुगतान करना होगा, तो वो जमा धारक नहीं करेगा प्रीमियम, बल्कि प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा, प्रीमियम का भुगतान बैंक करेगा। और पहले ये प्रति 100 रुपया 10 पैसा था, अब ये प्रति 100 रुपया जमा पर 12 पैसा हो गया है, ठीक है। तो क्या ये सभी बैंकों पर एक समान है? नहीं, अभी तक ये एक समान था, लेकिन अब इसको रिस्क बेस्ड कर दिया गया है। ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम को अब क्या किया गया है, रिस्क बेस्ड किया गया। ये प्रीमियम होता है, इसको बोलते हैं प्रीमियम, इसको रिस्क बेस्ड कर दिया गया है। रिस्क बेस्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस बैंक में रिस्क कम है, जैसे प्राइवेट बैंक है, जैसे सरकारी बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, है ना, वहाँ रिस्क कम है, तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। उनको कम पैसा देना पड़ेगा, उनको अधिकतम 12 पैसा ही, सबको 12 से ऊपर नहीं देना है, उनको कम देना पड़ेगा, हो सकता है उनको 8 या 9 पैसा। लेकिन जैसे सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, इनमें जोखिम ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा जल्दी बर्बाद होते हैं या ज़्यादा जल्दी इनमें वित्तीय संकट खड़ा होता है, तो उनको 12 पैसा तक प्रति 100 रुपया उनको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है। डन, एकदम क्लियर, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना कि बैंक में जो भी जमा होता है, ठीक है। अब मैंने जैसा कहा कि जमा में बैंक क्या करवाता है, नॉमिनी करवाता है, ठीक है। तो अभी तक नॉमिनी एक था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 नॉमिनी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अब तो बैंक ने अभी नॉमिनी 4 किया है। पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे जमा थे जो बैंक में जमा हुआ है, पड़ा हुआ है, लेकिन लोग ले नहीं रहे हैं, या तो उन लोगों की मृत्यु हो गई, या तो उनके कोई नॉमिनी नहीं है। तो ऐसे जमा को अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदावाकृत
अदावाकृत जमा कहा जाता है ना। अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है ऐसे पैसा को। ठीक है, तो ऐसा पैसा कहाँ होता है जमा? ये क्या होता है, आरबीआई का एक फंड है जिसका नाम है डिपॉजिट अवेयरनेस एजुकेशन फंड, डिपॉजिट अवेयरनेस एजुकेशन फंड। ठीक है ना, वहां पर क्या होता है, इसको जमा रखा जाता है। ठीक है, अब हाल ही में 2025 में, ध्यान रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई ने अदावाकृत जमा को, अदावाकृत जमा का पता लगाने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके पिताजी या उनके दादाजी का बहुत सारा जमा है, बैंक में पड़ा हुआ है, उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे जमा का पता लगाने के लिए आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा बताओ, आरबीआई द्वारा, ठीक है, आरबीआई द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है और इस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। क्या नाम है? उद्गम पोर्टल, याद रखना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अनडिपोजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट, ठीक है ना, गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, उद्गम पोर्टल, बस याद रखना उद्गम पोर्टल। तो उद्गम पोर्टल में जाकर, ठीक है, आप अपना पैन कार्ड, जिसका भी व्यक्ति का पैन कार्ड या आधार कार्ड के द्वारा, नंबर के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, और पता लगा करके जो संबंधित बैंक है, आप वहां से अपना अनक्लेम डिपॉजिट को वापस ले सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत क्रांतिकारी कदम है ये पोर्टल। लेकिन इसके साथ साथ अगर आरबीआई की बात करें, हाल ही में, अब यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीआई द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल शुरू किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल। ठीक है, जरा इन पोर्टल पर ध्यान देना, वो इन पोर्टल पर ध्यान देना जो आरबीआई द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे पोर्टल, लेकिन जो महत्वपूर्ण पोर्टल है, एक यूएलआई पोर्टल आरबीआई ने शुरू किया है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं यूनिफाइड, यूनिफाइड, ठीक है, लेंडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या है? ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। यहां पर क्या हो रहा है, बैंक को जो किसी को बैंक उधार दे रहा है, जैसे आप बैंक से उधार लेने के लिए गए, तो आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग अपने क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का अलग डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड अलग, पैन कार्ड अलग, सारा डॉक्यूमेंट आपको बहुत सारा जमा करना पड़ता है। अब आरबीआई ने बोला इतना सारा अलग अलग आपको उधार लेने वाला व्यक्ति है, उससे इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं यूएलआई यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो शुरू किया हूँ, ये एकीकृत पोर्टल है। यहाँ से क्या है, बैंक क्या कर सकता है, उससे संबंधित, क्योंकि ये सारी जगह से जुड़ा हुआ है। बैंक को अगर किसी व्यक्ति का, अगर मान लो प्रॉपर्टी का पेपर चाहिए, तो वो जुड़ा हुआ है, यूएलआई उससे जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो बैंक, कोई भी बैंक यहाँ सारा इंफॉर्मेशन ले सकता है उधार लेने वाले का, कि जो उधार ले रहा है उसके बारे में। और इससे क्या होगा, इससे उधार लेने की प्रक्रिया अत्यंत सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट का चक्कर था, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेने पड़ते थे, जो लेंदी वर्क था, कम्बरसम प्रोसेस था, उसको आसान बना दिया गया। तो एक है यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ध्यान रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो है, यूपीआई और यूएलआई, ठीक है, याद रखना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो 2016 से शुरू किया, इसको एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन यूएलआई याद रखना किसके द्वारा शुरू किया गया, आरबीआई द्वारा शुरू किया गया। डन। इसके अलावा एक प्रवाह पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल को आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रवाह पोर्टल क्या है? प्रवाह पोर्टल जो है, ये क्या करता है, कोई भी संस्था है, व्यक्ति है, अगर वो कोई नियामकी मंजूरी लेना चाहता है, नियामकी मंजूरी, तो उसको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई खुद स्वयं बैंक है, ठीक है, उसको कोई नियामकी मंजूरी लेना है, तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई का इस प्रवाह पोर्टल का प्रयोग करेगा और उसको अलग अलग जाकर
किसी भी प्रकार की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे डॉक्यूमेंट एक ही जगह प्रवाह पोर्टल में अपडेट करेगा और यहीं उसको संबंधित डिपार्टमेंट मंजूरी दे देगा। तो ये भी केंद्रीकृत करता है। ये क्या करता है? नियामकी को केंद्रीकृत करता है, ताकि आसानी से आप कोई भी नियामकी मंजूरी एक ही जगह ले सकते हैं। एकदम क्लियर? फिर एक है, आरबीआई द्वारा सचेत पोर्टल शुरू किया गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल में शुरू किया है सचेत पोर्टल। अब ये क्या है कि कई लोगों के साथ बहुत वित्तीय फ्रॉड होता है, ठीक है ना? उनको वित्तीय नुकसान होता है, फाइनेंशियल नुकसान होता है। जैसे कोई बीमा लेकर उसको ज़बरदस्ती का धोखा दे करके उसको बीमा खरीदा दिया जाता है, बैंक डिपॉजिट बोल करके, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। वो मान लीजिए धोखे से उसको क्रिप्टो करेंसी या शेयर में निवेश करवा दिया जाता है, वहाँ उसको नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जहाँ पर आपको चिट फंड होता है, चिट फंड आपने सुना होगा, जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न का लालच दे करके, है ना, जो निवेशक है उसको मूर्ख बना लिया जाता है। तो ऐसे में निवेशकों को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। वित्तीय जो नुकसान है, उसके लिए क्या किया गया, आरबीआई ने एक सचेत पोर्टल बनाया है। यहाँ पर आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कंप्लेन बीमा के लिए है, ठीक है, सचेत पोर्टल में। तो शुरू किया है आरबीआई ने, लेकिन यहाँ से वो अपने आप रूटेड क्या चला जाएगा, बीमा कंपनी की तरफ चला जाएगा, आईआरडीए के पास, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास चला जाएगा आपका वो शिकायत। मान लीजिए आपको शेयर बाजार में कोई परेशानी आया, कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ में शेयर बाजार में, तो आपने यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना, आप केवल सचेत पोर्टल में जाकर के आप अपना शिकायत दर्ज कीजिए। वो अपने आप रूट होकर के सेबी के पास पहुंच जाएगा। वो शिकायत अपने आप सेबी के पास। मान लीजिए पेंशन फंड में आपको, पेंशन को लेकर के आपको कोई शिकायत है कि आपको नुकसान हुआ या कोई शिकायत है, तो आप यहाँ पर सचेत पोर्टल में जाकर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने आप ये रूट होकर के कहाँ चला जाएगा, पीएफआरडी के पास चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो अभी हाल में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, जो हाल में आरबीआई द्वारा। फिर एक उद्गम पोर्टल, अभी हमने पढ़ा ही है उद्गम पोर्टल के बारे में, ठीक है, जो अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में बताता है, ठीक है। और एक और पोर्टल है जिसको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट आरडीजी कहा जाता है। आरडीजी पोर्टल, आरडीजी पोर्टल, ये क्या होता है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम। एक्चुअली क्या होता है, सरकारी प्रतिभूति जैसे ट्रेजरी बिल है, जैसे दिनांकित प्रतिभूति है, जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन है, ये राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया स्टेट डेवलपमेंट लोन है। तो ये वो इसमें क्या हो सकता है, इसमें पहले क्या होता था कि एचएनआई हुआ, कंपनी हुआ, ये आराम से निवेश कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। खुदरा निवेशक डायरेक्ट इसमें निवेश नहीं कर सकते थे। अब आरबीआई ने 2021 से क्या किया, एक पोर्टल शुरू किया है, आरडीजी, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट पोर्टल। यहाँ क्या, गिल्ट मतलब सरकारी प्रतिभूति। यहाँ पर क्या है, जो खुदरा निवेशक है वे भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति में प्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकते हैं, जो पहले नहीं होता था। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले वो निवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन पहले वो बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदते थे। तो अब मध्यस्थों को हटाकर डायरेक्ट उनके निवेश में उनकी भूमिका बढ़ाने या उनके निवेश को बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा ये आरडीजी पोर्टल भी शुरू किया गया। तो आरबीआई द्वारा हाल ही में जो जो पोर्टल शुरू किया गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया बहुत काम का है, मेक अ नोट ऑफ इट। पक्का बहुत चांसेस हैं कि 2026 में जो एग्जाम दे रहे हैं, यहां से उनको कोई ना कोई एग्जाम में ये सवाल मिल सकता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, खूब मन लगा के पढ़ो। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह आता रहूंगा नए नए इन्फॉर्मेशन, नए नए करंट को लेकर के। चलो अच्छे अच्छे कमेंट लिखो, ठीक है, बाय बाय।